बिग बॉस 18 का पहला एपिसोड आ चुका है और इस बार का बिग बॉस पूरा अनफिल्टर्ड होने वाला है। सीजन 17 में टास्क ना करा के बिग बॉस का जो सीजन था वो पूरा फ्लॉप गया था, लेकिन इस बार बिग बॉस ने अपने पहले एपिसोड में ही टास्क कराना शुरू कर दिया है। अनफिल्टर्ड इसलिए क्योंकि बिग बॉस के पहले एपिसोड से हमें देखने को मिल रहा है कंटेस्टेंट अपने पास्ट लाइफ के बारे में जो बातें कर रहे हैं, किसी का नाम ले रहे हैं तो उसे कहीं भी म्यूट नहीं करा जा रहा है, कहीं भी हाइड नहीं करा जा रहा है। पूरा ओपनली इस बार बिग बॉस दिखा रहा है जो कंटेस्टेंट के बाहरी फ्यूचर पे भी असर डालने वाला है। तो आइए बिग बॉस के पहले एपिसोड पर कुछ बातें कर लेते हैं। जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ा है वैसे वैसे हम आपके साथ चर्चा करेंगे। तो बिग बॉस इस बार पहले ही कंटेस्टेंट को उनका फ्यूचर दिखा देता है, यानी कि पहले ही दिन लास्ट वाले दिन का टॉप 2 बाकी कंटेस्टेंट को दिखा दिया गया है कि विवियन और एलिस आपके टॉप 2 होने वाले हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है और आगे देखने वाली बात भी है क्या बिग बॉस विवियन और एलिस को वास्तव में टॉप 2 में रखेंगे क्योंकि विवियन उनका फेवरेट है, या ऐसा बीच में कुछ कोई तिकड़म करेगा या कोई ऐसा टास्क लाएगा कि आप अपने प्रेजेंट के साथ खेल के अपना फ्यूचर बदल सकते हैं। तो यहां बताते हैं बिग बॉस एक पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के कॉन्सेप्ट पे होने वाला है। तो जहां बिग बॉस में आपका जो प्रेजेंट चल रहा है और पास्ट चल रहा है और फ्यूचर चल रहा है और फ्यूचर आपका दिखा दिया गया, अभी पास्ट ऐसा कुछ दिखाया नहीं गया है। तो प्रेजेंट में आप ऐसा कुछ कमाल करेंगे जिससे आप अपना फ्यूचर बदल दे, तो ये चीजें कुछ कॉन्सेप्ट होने वाला है। या फिर बिग बॉस सीजन 17 की तरह दिल दिमाग दम वाला जो कॉन्सेप्ट था उसमें खुद वो उलझ गया था और सीजन वो फ्लॉप गया था। तो इस बार भी क्या पता बिग बॉस अपने इस पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर वाले कॉन्सेप्ट पे फिर से ना उलझने, तो ये सीजन भी फ्लॉप होगा। लेकिन वर्तमान में जो चल रहा है और जो कंटेस्टेंट है वो थोड़े दमदार दिख रहे हैं। इस बार लेडीज लड़कियां ज्यादा हैं तो ज्यादा चिल्ल में होगी क्योंकि उनके में ज्यादा होता है, बट वो पावरफुल वाला हमें नहीं देखने को मिलेगा। अभी तक आपको 18 कंटेस्टेंट्स के बारे में तो पता चल ही गया होगा। तो बता दें बिग बॉस के घर में अंदर से घुसने से पहले चाहत पांडे को टास्क मिला था कि आपको जेल जाना पड़ेगा। अगर आप जेल नहीं जाना चाहती तो किसी 2 कंटेस्टेंट को आप मना लीजिए जेल में जाने के लिए। तो यहाँ चाहत पांडे, तेजिंदर बग्गा और हेमा वर्मा को मना लेती हैं जेल में जाने के लिए। और यहाँ पे वो बहुत तगड़े से मतलब मासूम चेहरे से, बहुत भोले वाले चेहरे से बग्गा और उनको क्या नाम है हेमा वर्मा को बेवकूफ बना जाती है। लेकिन 24 घंटे के अंदर ही अंदर हेमा वर्मा को अपने इस डिसीजन पर रिग्रेट होने लगता है। वो कहती हैं कि मैं कहां फंस गई। वो कहती नजर आ रही हैं कि मेरी पर्सनालिटी तो खुल के लोगों को पता ही नहीं चल रही है, मैं तो इस जेल में ही बंद हो गई हूं। और वहीं दूसरी तरफ बग्गा फुल एंटरटेन करने की, जेल के अंदर से लोगों को एंटरटेन करने की कोशिश करे। ये बहुत तगड़े वाली बात है। मतलब बग्गा जेल के अंदर से जितना वो दिख रहे हैं, अगर वो बाहर रहते तो और कितना लोगों को एंटरटेन करते, कितना कंटेंट देते। ये बिग बॉस अब थोड़ा सा बिग बॉस ऐसा कुछ तिकड़म तो करेगा बग्गा को बाहर निकालने के लिए। और वही दूसरी साइड हेमा वर्मा पूरा मतलब वहां पे उनको अंदर से फील आ रहा है कि वो उन्होंने जो डिसीजन लिया बहुत ही गलत डिसीजन है। और सच में ये जो डिसीजन था बहुत गलत डिसीजन था। मतलब आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जा रहे हो और आप एक ये डिसीजन ले लो कि जेल जाने के, तो ये तो सरासर बेवकूफी है। अब पछतावा होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। और इसी चीज को लेके सारा अरफीन खान और चाहत पांडे के बीच थोड़ी छोटी सी नोक-झोंक होती है। सारा अरफीन खान का कहना है कि क्या नाम है यहाँ पे बीच में जब वो थोड़ी इमोशनल होती है हेमा वर्मा तो चाहत पांडे थोड़ी रोने लगती है। तो यहाँ पे सारा का कहना है कि चाहत पांडे आप क्यों रो रहे हो, आपको तो यहाँ पे हैप्पी होना चाहिए क्योंकि उनका वो खुद का डिसीजन है, तो आप क्यों यहाँ इमोशनल हो रही हो। तो यहाँ पे वो काउंटर करती है कि नहीं मैं खुद इमोशनल हूँ और क्या नाम है मुझे ये बहुत बेकार लग रहा है कि मेरी वजह से वो लोग अंदर गए हैं। तो यहाँ पे सारा कहते हैं कि नहीं ये आपकी एक्टिंग है जो इमोशनल बन रहे हो। तो मेरा कहना है कि अगर आप इतने इमोशनल हो तो आपको खुद अंदर रहना चाहिए था, फिर बाद में से रिग्रेट करना। यहाँ पे थोड़ी सी उनकी एक्टिंग लग रही थी, या तो आपके लिए प्लेटफॉर्म ही नहीं है, बहुत अलग प्लेटफॉर्म है, आपको इस प्लेटफॉर्म पे दबाना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं पता है कि आपको बिग बॉस के बारे में नॉलेज नहीं है। ये देखो स्ट्रेटजी और दिमाग का खेल। और यहाँ पे साफ नजर आ रहा है कि आप अपने मासूम चेहरे से लोगों को बहलाना और फुसलाना चाहते हो, बहकाना भी चाहते हो। तो सारा आरफीन खान को इस चीज के बारे में पता चला। वो बाकी वो लोग तो वो भी हैं माइंड कोच वगैरह ऐसा, तो उनको आइडिया भी लग गया होगा वैसे कि चाहत पांडे यहाँ नाटक कर रही हैं। बाकी आप बताना चाहत पांडे का वहां पे रोना क्या सही था। जब वो सारा से फाइट कर रही थी इस चीज को लेके तो वहां पे तुरंत उनका रोना बंद हो गया, जिसे लेके सारा फिर से कंफर्म हो गई कि वो
नाटक कर रही हैं वहां पे कि क्या नाम है कि मुझे बहुत खराब लग रहा है उन लोगों को अंदर देख के। बट आपका क्या इस पे राय है वो कमेंट करके जरूर बताना कि क्या चाहत पांडे यहाँ नाटक कर रही हैं या सच में उन्हें इस बार बुरा लग रहा है। तो भैया बात कर लेते हैं बिग बॉस के मॉर्निंग एंथम सॉन्ग पे। मतलब इस बार का जो बिग बॉस की हिस्ट्री में इतना गंदा जो एंथम सॉन्ग नहीं बना था। यहाँ पे बिग बॉस कहते नजर आ रहे थे कि आपका टॉर्चर टाइम शुरू हो चुका है। तो क्या पता ये टॉर्चर सॉन्ग हो। तो हाँ भाई ये सच में एक टॉर्चर सॉन्ग है। बिग बॉस हैप्पी हैप्पी वाली मॉर्निंग है। ये क्या सॉन्ग है, मतलब सुबह सुबह उठ के पहला ये गाना जो टॉर्चर लेना है, तो वो चीज अगर ये टॉर्चर सॉन्ग है तो परफेक्ट एक टॉर्चर सॉन्ग है। लेकिन अगर ये नॉर्मल फास्ट हिस्ट्री की तरह सॉन्ग है तो बहुत ही वाहियात सॉन्ग होने वाला है ये। और इस बीच हमें एक मैच्योर नोकझोंक देखने को मिली डॉक्टर गुणरत्ना और आरफीन खान जो कि एक माइंड कोच है, ऐसे कह सकते हैं, ऐसे कुछ है वो। तो उनके बीच एक मैच्योर नोकझोंक दिखी। वो नोकझोंक ऐसी थी कि यहाँ पे आरफीन खान कहते नजर आ रहे थे कि दिल से आदमी सोचता है, दिमाग तक जो कनेक्शन दिल से जाता है। तो बट यहाँ पे काउंटर करते हैं डॉक्टर गुणरत्ना की ऐसा नहीं है, मैं मेडिकल विभाग से आता हूँ, दिमाग से सारी चीजें कंट्रोल होती हैं, दिमाग से ही हार्ट अटैक वगैरह और हार्ट की जो धड़कन जो टाइमिंग होती है वो सारा चीज दिमाग से कंट्रोल होता है। तो लेकिन ये आरफीन खान यहाँ इस बात को नहीं मानते हैं और डॉक्टर साहब कहते हैं कि नहीं, ये मेडिकल में मैं तो भैया जो किताबों में लिखा है, जो साइंटिफिक तरीके हैं वो ऐसा नहीं कहता है। और यहाँ पे आरफीन खान चुप होते नजर आ रहे हैं और आरफीन खान यहाँ पे डॉक्टर को कहते नजर आ रहे हैं कि मेरा जो बैकग्राउंड वो आपको पता नहीं। मतलब यहाँ पे उनको बैकग्राउंड थोपने की कोशिश की जा रही है। बट यहाँ पे डॉक्टर साहब भी किसी बैकग्राउंड से कम थोड़ी ना है, उनका भी बैकग्राउंड बहुत खतरनाक है। आगे वो अपने बैकग्राउंड के बारे में भी कुछ अपने पास के बारे में बाकी कंटेस्टेंट से शेयर कर रहे थे, जो वो सुन के बाकी कंटेस्टेंट बहुत हैरान थे। उनका कहना था कि उनका एनकाउंटर होने वाला था। मतलब ऐसी चीजें मेरी इस बार बिग बॉस बिल्कुल अनफिल्टर्ड है, कुछ भी नहीं फिल्टर कर रहा है, जो क्या बात है आगे उनकी चल के दिक्कत भी हो सकती है। बहुत सेंसिटिव चीज यहाँ पे वो बोल रहे थे कि मेरा एनकाउंटर होने वाला था। यहाँ पे अर्नव गोस्वामी और कंगना रनौत का भी नाम सामने आया कि वो जो कि पास इससे पहले वाली जो सरकार थी, महाराज गवर्नमेंट थी, वो उन्हें मारना चाहती थी। इतना बड़ा क्लेम लगाया कि और अर्नव और ये जब जेल गए तो उस टाइम मुझे न्यूज आई थी कि अर्नव जेल गए हैं और ये भी जेल गए। बट ये सारी चीजें नहीं पता थी कि उनका एनकाउंटर ऐसा कुछ होने वाला है। बट जैसे उनका कहना है जैसे सरकार बची तो वो फिर से ऐसे बाहर आ गए। तो ये सारी चीजें बिग बॉस में शेयर बिल्कुल अनफिल्टर दिखाया जा रहा है, जो आगे चल के क्या होगा भगवान ही जाने। बट यहाँ डॉक्टर गुणरत्ना भी बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर नजर आते हैं और मेरे भी थोड़े मोड़े फेवरेट में आते हैं। मेरा फेवरेट अभी तक ऐसा कोई है नहीं कि फर्स्ट एपिसोड और फर्स्ट वीक में कोई इतना फेवरेट बन जाए। बट एक इंटरटेनमेंट जो कंटेंट दे सकता है, जो इंटरटेन करता है लोग, जो जिसके अंदर छल कपट नहीं है, तो फिलहाल तो वो डॉक्टर गुणरत्ना और तजिंदर बग्गा के अंदर दिख रहा है। देखो भैया इस बीच रजत दलाल बाकी कंटेस्टेंट से मिलकर अपने पास के बारे में बता के, अपने एक दमदार पर्सनालिटी को बता के लोगों के अंदर अपना खौफ और अपना डोमिनेंट पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी बीच वे बग्गा से भी अपने पास लाइफ के बारे में शेयर करते हैं कि मेरे पास ही 4 केस लगातार लग गए, 4 दिनों में 4 केस लग गए। तो बस बग्गा को उनसे रिलेटेड बहुत सी चीजें, बाकी के बग्गा एक पॉलिटिशियन है और बहुत एक्टिव भी रहते हैं इन सब चीजों में, तो उन्हें उनके बारे में जानकारी। तो उन्होंने तुरंत काउंटर नहीं करा, उनसे पूछा कि आपका ये जो गाड़ी वाला केस था, गाड़ी वाली जो लड़की उसका केस का क्या हुआ। तो वहां पे उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, गाड़ी से मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो बग्गा यहाँ कहते हैं कि नहीं, गाड़ी वहां आपने एक्सीडेंट की थी। और इसी पे रजत दलाल ट्रिगर्ड हो जाते हैं और ट्रिगर्ड होने के बाद क्या उन्हें धमकी दे देते हैं कि अगर ये गेट नहीं होता तो मैं आपका भूत बना देता, 2 मिनट में आपका मजाक बना देता, जो सच में थोड़ा सा नहीं सही लगा। बाकी उन्हें भी ट्रिगर करने वाली बात उसे लगी, क्योंकि वहां पे वो साफ साफ मना कर रहे हैं रजत दलाल की ऐसा कुछ नहीं मैंने किया, मैंने ना ही गाड़ी को ठोकर मारी। बट वीडियो जो आती है उसमें सामने वहां तजिंदर का ऐसा कहना नहीं था कि आपने गाड़ी पलटी थी, उनके मुंह से वो निकला, उनका कहने का मतलब था। बाद में उन्होंने कहा कि वो जो लड़की बैठी थी वो कह रही थी कि गाड़ी गिर गई है। बट यहाँ को सीधा निगलेक्ट करते रजत दलाल की ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी वीडियोस हमने भी देखा है, ऐसा है कि लड़की वो कहती है कि वो
गिर गया है। और रजत दलाल वहां कहते हैं कि ऐसा तो होता रहता है, और तजिंदर बग्गा भी ऐसा वहां पे कहते हैं, बट यहाँ पे सीधा सीधा रजत दलाल वो नेगलेक्ट करते हैं। उनका कहना है कि ऐसा कोई प्रूफ नहीं है और ऐसा कहीं भी नजर नहीं आया, और वहां पे वो बग्गा को धमकी देते नजर आ रहे हैं, जो एक बड़े स्टेज पे ऐसा प्रेजेंट करना। और ऐसे मेरे ख्याल से रजत दलाल अपने आप को जैसा प्रूफ करना चाह रहा है कि और एक जगह देख कहते भी नजर आ रहे हैं कि उनका कहना कि मैं इस स्टेज पे आया हूं अपने आप को प्रूफ करने के लिए, मेरी जो पर्सनालिटी बाहर बनी है मैं वैसा नहीं हूं, बट जो एटीट्यूड और जो उनके बोल चाल की भाषा है, वो जो बाहर की जो कंट्रोवर्शियल जो उनकी इमेज बनी है वैसी ही यहाँ नजर आ रही है। कुछ ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं नजर आ रहा है यहाँ ऐसा, क्योंकि उनकी जो रियल पर्सनालिटी है वो वही पर्सनालिटी है, वो फेक ऐसा वो कुछ कर नहीं पाएंगे। तो उनकी जो कंट्रोवर्सी जो पर्सनालिटी बाहर है वो ही अंदर ही है, मतलब वो वैसे ही है। वैसे उनके अंदर एक चीज है कि उनके अंदर कोई छल कपट नहीं है, वो जो है वो एकदम टू द पॉइंट और मुंह पे ही है। वो ऐसा किसी से डरने वाला नहीं है, या कोई ऐसा कोई षड्यंत्र बना के लिपिर चिपिर करने वाला, ऐसा वो रजत बंदा नहीं है, जो कि सही भी है और लोगों को वो चीज पसंद भी आएगी। और यही विवियान पूरे घर भर में ऐसे सीनियर सिटीजन जैसा बिहेव कर रहे हैं, लोगों का जितने एक्टर्स हैं उन सब का वो बाप बनने की कोशिश कर रहे हैं, और हर जगह जाके अपना ज्ञान दे रहे हैं, मतलब अपने ज्ञान से लोगों को अपना चेला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी विवियान, पता नहीं उनका बिहेवियर ऐसा ईगो, वो खुद कहते हैं कि वो थोड़ा सा है उस तरह के, लेकिन यहाँ पे श्रुतिका को भी ऐसे वो मैनर सिखा रहे कि वो कैसे बात करनी चाहिए, जहां पे वो बिल्कुल ही गलत है। मेरे ख्याल से आगे चल के विवियान और रजत के बीच बहुत बड़ी वाली फाइट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे वो अपने एक डोमिनेंट पर्सनालिटी दिखा रहा है और लोगों के अंदर अपने खौफ बना के और डर बना के अपना नाम कमाने की कोशिश कर रहा है, जो भी कह सकते हैं। वैसे ही विवियान भी सबको अपना एक चेला बना के लीड रोल में आ रहा था, और एक जंगल में दो शेर रहना मुमकिन नहीं है। तो भैया यहाँ पे आगे चल के बहुत बड़ी वाली फाइट विवियान और रजत के बीच देखने को मिल रही है। यहाँ पे अविनाश मिश्रा का कैरेक्टर ले, तो ये कैरेक्टर जो लिपिर चिपिर वाला कैरेक्टर है, यहाँ कान में घुसाना वहां कान में करना, तो वो अविनाश मिश्रा में देखने को हमें मिल रहा है कि वो लड़कियों जाके ऐसे जैसे लिपिर चिपिर वाली बातें करना, जिसे कहते हैं ना बीचिंग करना, तो वो सारी चीजें अविनाश मिश्रा में वो क्वालिटीज दिख रही हैं। और शहजादा में तो ये कैरेक्टर भी समझ नहीं आ रही है। शहजादा बार बार अपने पास में हुए एक चीज को कि उनके साथ प्रोड्यूसर ने गलत व्यवहार किया था, उस चीज को वो बार बार एक मुद्दा बनाना चाह रहे हैं, लोगों के सामने लाना चाह रहे हैं कि मेरे साथ कितना बाहर प्रोड्यूसर ने टॉर्चर किया। बट इस पर यही बात चल रही थी, तो इस पे आरफीन खान ने ऑब्जेक्शन करा, ऐसा कुछ नहीं है, प्रोड्यूसर होते हैं वे ही आपको काम देते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि प्रोड्यूसर आपको सीधा बोलने लगे, सीधा डांटने लगे, आपकी कोई गलती ही ना हो, आप एक एंजल हो, बाकी वो तो सारे डेविल ही है। तो यहाँ पे आरफीन खान की इस बात से मैं भी एग्री होता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, और प्रोड्यूसर का काम ही होता है, उनको चाहिए परफेक्ट चीज, उनको परफेक्ट चीज ही चाहिए। वो किसी तरह से भी उनको, आपको भी जैसे बढ़िया माल जाता है, कोई चीज जैसे टोल टटोल के लेते हो, तो वैसे ही तो एक प्रोड्यूसर अपना पैसा लगाता है, तो उससे कोई भी चीज एकदम परफेक्ट चाहता है, तो उसको उस अकॉर्डिंग नई चीजें मिलती है, तो वो गुस्सा होता ही है। मैंने एक चीज देखी, आरफीन खान और सारा आरफीन खान जो हस्बैंड वाइफ है, लोगों को बहुत ही अच्छा ऑब्जर्व करे। उनका कहना है कि रजत दलाल जो है बहुत ही दिल का साफ है, वो मुंह पे है, जो कि सच बात है। और उन्होंने कहा कि क्या नाम है, जो भी बाकी सबके आगे करणवीर वैसा वगैरह नहीं पसंद करे, कौन कैसा है, वे एक दूसरे में डिस्कस कर रहे थे, और समझ में आ रहा था कि हाँ उनकी जो, और वो बाहर एक मेंटोर भी रह चुके हैं, ऐसा कोच भी करते हैं, दिमाग माइंड सेट वाला ऐसा कुछ। तो यहाँ पे वो चीज समझ में आ रही थी कि वो बहुत अच्छे से लोगों को स्टडी कर रहे हैं। तो आगे यहाँ थोड़ी शहजादा और चुम दरंग जो उनके बीच थोड़ी सी नोक झोंक होती है यहाँ पे शहजादा, लेकिन यहाँ पे मेरे ख्याल से शहजादा गलत नहीं। शहजादा पूछते वहां पे एक जो क्या बोलते हैं जामुन वगैरह ऐसा कुछ रहता, तो पूछते कि ये तो आपके यहाँ की है, मतलब ये तो तुम्हारे यहाँ से है, तो लेकिन फिर उसके बाद कुछ ऐसी बात आती है कि इंडिया से है, तो वहां पे सिटीजनशिप का ऐसे कुछ मैटर आ जाता है। बट यहाँ पे उसने, शहजादा ने ऐसा कुछ नहीं कहा था, वहां पे ऐसा चुम ने अज्यूम कर लिया था, फिर चुम ने ऐसा कुछ मुंह में, वैसे चुम ने भी वहां कुछ नहीं बोला था, शहजादा यहाँ ओवर एक्टिंग करने की कोशिश कर रहा था कि तुमने कुछ गालियां दी, लेकिन चुम ने वहां कहा कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है आपको। तो यहाँ पे शहजादा के दिमाग में है कि कैमरे की फुटेज कैसे उसे मिले, तो यहाँ पे शहजादा ओवर एक्टिंग करते नजर आ
आ रहे हैं, मतलब उनकी जो ओरिजिनल पर्सनालिटी है यहाँ पे वो नजर नहीं आ रही है, पूरी फेक पर्सनालिटी यहाँ पे है। बट यहाँ पे वो नहीं गलत थे, वहां पे उन्होंने ऐसा इंडिया से रिलेटेड कुछ नहीं कहा कि आप इंडिया के बाहर के हो या इंडिया पे, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा, तो वहां पे साफ सुनने में आ रहा था। यहाँ पे चुम गलत थी, चुप ने अपने से अज्यूम कर लिया कि वो ऐसा कुछ कह रहे हैं। वैसे दोनों वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, बट यहाँ पे शहजादा कुछ ज्यादा ही ओवर एक्ट कर गए। ये सारे कुछ एपिसोड फर्स्ट पे हमें कुछ देखने को मिला। धीरे धीरे सभी की पर्सनालिटी अब खुलना स्टार्ट हो गई है, जहां पे हेमा वर्मा और बग्गा की पर्सनालिटी उतना खुल के हमें नहीं देखने को मिल रहा है क्योंकि वो जेल के अंदर है। बाकी धीरे धीरे हमें सबकी पर्सनालिटी समझ में आ रही है फर्स्ट एपिसोड में कि कौन किस नेचर का है, कौन ओरिजिनल है, कौन फेक है। बट 1 वीक में पूरा कंफर्म हो जाएगा कि किसकी पर्सनालिटी और कौन फेक एक्टिंग कर रहा है, कौन कैसा है, वो हमें पूरा क्लियर हो जाएगा। बट पहले एपिसोड से हमें ही पता चल रहा है कि शहजादा थोड़ा सा ओवर एक्टिंग करते हैं और अविनाश मिश्रा भी फुटेज के लिए थोड़ा सा इधर लिपिट चिपिट कर रहे हैं, और विवियान यहाँ अपने आप को सबका बाप समझ रहे हैं, मतलब सबको नॉलेज दे रहे हैं, लहजा सिखा रहे हैं, वहां पे वो सीनियर सिटीजन जैसा बिहेव कर रहे हैं। और यहाँ पे हम बात करेंगे शिल्पा शिरोडकर जी की, तो वे लाइक वो सबसे सीनियर है और उनकी जो वो सबके साथ घुल मिल के रहेंगे, उनके साथ उतना कुछ लोगों का होने नहीं वाला, लेकिन वो ऐसे चुप होने वाली भी कैरेक्टर नहीं नजर आ रही हैं और बिंदास कैरेक्टर नजर आ रही हैं। और हाँ, एक बात तो है, शिल्पा जी जो है वो बाकी जो लेडीज कंटेस्टेंट उनसे ज्यादा दिख रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। बाकी कंटेस्टेंट जो है अब वो धीरे धीरे अब ग्रुप बनना लोगों में शुरू हो गया, लोग जबरदस्ती के ग्रुप बना रहे हैं। क्या है कि होता है कि नेचुरल ग्रुप बनना, जैसे हम सीजन से पहले वाले सीजन में देखे थे, कटारिया, विशाल पांडे, शिवानी और क्या नाम है, सना मकबूल का जो एक ओरिजिनल ग्रुप बना था। उससे पहले हम एल्विश का जो ग्रुप देखते हैं, एल्विश का, मनीषा का और अभिषेक का जो ग्रुप बना था, और बाद में आशिका भाटिया भी आए थे तो उनका जो ग्रुप बना था। और सीजन 17 में ऐसा कुछ, हाँ सीजन 17 में ऐसा कुछ ग्रुप नहीं बना था, लेकिन जो था वो सबका अलग अलग अपना इंडिविजुअल ही था। लेकिन इस बार जो जबरदस्ती के जो लोग पहले से जो प्रिपेयर हो गया है, जो सीजन देख के आते हैं, सबका अपना अपना एक ग्रुप होता है, तो वो उस तरह से ये सारी चीजें करने की, जबरदस्ती क्या ग्रुप बनाने की कोशिश की जा रही है। जो जबरदस्ती की चीजें ज्यादा देर तक चलती नहीं, एक जो नेचुरल बनता है तो वो नेचुरल नहीं किसी में बनते नजर आ रहा है। यहाँ पे एलिस और ईसा और अविनाश जबरदस्ती का एक ग्रुप बनाते नजर आ रहे थे। बाकी सब में अभी वो माइंडसेट नहीं है कि ग्रुप बनाने का, लेकिन यहाँ पे मेरे ख्याल से बग्गा, हेमा और मेरे ख्याल से शिल्पा और ऐसे लोगों के बीच एक जो नेचुरल बॉन्डिंग है वो थोड़ी सी बनते नजर आ रही है। बाकी अभी सारे कंटेस्टेंट उतने खुल के नजर नहीं दिख रहे हैं अभी तो फर्स्ट डे है, बाकी देखते हैं आगे क्या क्या होता है। और लेकिन बट एक कंटेस्टेंट जो है, जो भाई अपना सर पकड़ा हुआ है कि मैं इन गधों के बीच कहां फंस गया जी, वो है 19वां कंटेस्टेंट गधा वो बेचारा। लेकिन ये देखो तो यहाँ पे बिग बॉस थोड़ा गलत कर रहा है, एक जीव के साथ जो टॉर्चर होना चाहिए वो बेचारा वो अकेले है वहां पे, और उसे जबरदस्ती का कुछ ऐसा करके उसे चिल्लवाया जा रहा है, बोलाया जा रहा है, तो ये चीजें गलत है। मेरे ख्याल से गधे को यहाँ से बाहर निकाल देना चाहिए, ये बहुत टॉर्चर है। कहाँ हो भैया, क्या नाम है, जितने एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन जो चलती वगैरह वो सब कहाँ हो भाई साहब, इसे देखो, बचाओ, उसकी जान बचाओ यार, बेचारा वो भूखा रह रहा है। बाकी कंटेस्टेंट अपना तो ख्याल रख ही नहीं पा रहे हैं, उस गधे का क्या ख्याल रखेंगे, तो मेरे ख्याल से उस गधे को हटा देना चाहिए। बिग बॉस यहाँ थोड़ा फेवरिज्म करते नजर आ रहा है विवियान और एलिस को लेके। विवियान यहाँ कहते हैं और हेमा से कहते हैं कि, हेमा कहती है विवियान से कि हमारा कुछ सुना नहीं जा रहा, तो विवियान भी कहते हैं हमारा भी कुछ नहीं सुना जा रहा है कॉफी से रिलेटेड, तो यहाँ बिग बॉस तुरंत उन्हें कॉफी प्रोवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे विवियान तो उनका फेवरेट है, और ये तो पिछले 2 सीजन से चल रहा है कि बिग बॉस अपना खुल के बता रहा है कि ये मेरे फेवरेट लोग हैं, मैं इसका फेवरिज्म कर रहा हूँ। उनके इससे पहले बिग बॉस के ऊपर लांछन लगता था कि आप फेवरिज्म कर रहे हैं, किसी को ऐसे सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो चीजें खुल कर रहा है कि मैं ये सारी चीजें खुल के करूंगा, आप क्या बोलोगे भैया, बिग बॉस का घर है तो बिग बॉस को कौन ही बोल सकता है। तो यहाँ पे वो खुल की चीजें कर रहे हैं। तो विवियान बिग बॉस के तो ये तो पता है कि टॉप 2 भी है उनका फ्यूचर के हिसाब से, तो और उनके फेवरेट भी हैं, तो बिग बॉस विवियान के जो फेवरिज्म कर रहा है, मेरे ख्याल से गेम करा रहे हो तो एक चलो वो अब जैसे उनकी स्ट्रेटेजी हो। यहाँ बिग बॉस सीजन 18 का पहला राशन टास्क कराया गया। ये टास्क मेरे ख्याल बहुत बोरिंग टास्क था, पता नहीं क्यों बिग बॉस एक नया तरह के अच्छे टास्क नहीं ला रहा है। बहुत बोरिंग टास्क था कि एक टाइम वाला जो होता है जिसमें सैंड भरा जाता है, उसको के नाम बोल गया, क्या बोलते हैं,
तो वो टास्क कराया कि रात आपको भरना है रेड लाइन तक, अगर वो रेड लाइन तक जाती है तो फिर दूसरा दो शिफ्ट, सबका अपना दो दो करके शिफ्ट बना था, वो ऐसे उसमें भरते रहेंगे और एट द एंड आपको उसके अकॉर्डिंग राशन मिलेगा। तो बट वो टास्क इस टास्क को भी लेके एट द एंड इस टास्क को रजत दलाल बहुत परफेक्टली कर रहे हैं। रजत दलाल क्योंकि एक बॉडी बिल्डर भी है, वेट लिफ्टर भी है, तो इस टास्क को बहुत बखूबी निभाया। फर्स्ट उन्होंने ये टास्क करना स्टार्ट किया, बट एट द एंड आके करणवीर मेहरा और अविनाश मिश्रा में भी नोक झोंक नजर आती दिख रही है। ये नोक झोंक में है कि अविनाश मिश्रा कहना है कि आपने मुझे नहीं बुलाया, करणवीर मेहरा का कहना है कि मैंने आपको ढूंढा आप नहीं दिखे। बट मेरे ख्याल से करणवीर मेहरा का ऐसा है कि वो ऐसा दिखाना चाह रहे हो कैमरे के आगे कि मैं अकेले ये सारे काम कर सकता हूँ। अविनाश मिश्रा के अंदर होगा कि ये ऐसा करके फुटेज दे, मतलब फुटेज का सारा खेल, तो बिग बॉस फुटेज का खेल है और ये फुटेज के लिए किया जाता है। तो इसके बीच में भी अविनाश मिश्रा और इसके बीच क्या नाम है करणवीर मेहरा के बीच नोक झोंक नजर आती है, लेकिन वो तो आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा। बाकी यही सारी चीजें हुई है बिग बॉस में। अभी तक देखने के बाद आपको 18 कंटेस्टेंट में से आपका मतलब अभी तक कौन पसंद आ रहा है, या बाहर से जो पसंद है वो तो बात अलग है, बहुत से लोगों को मुझे पता है कौन पसंद है, लेकिन अभी तक आपको जो कौन पसंद आ रहा है वो कमेंट करके हमें बताइएगा। और ऐसी और वीडियोस के लिए और बिग बॉस के एपिसोड रिव्यू पे और बिग बॉस के अपडेट्स को लेके हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए जी चलते हैं, बाय बाय।